आप देख रहे हैं लेट्स टॉक वर्ल्ड विद प्रभात पोद्दार। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा वीडियो को शेयर करें, हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेनकाकू आइलैंड्स की। देखिए, कुछ दिन पहले शायद आपने अखबार में या फिर टीवी पे देखा होगा कि जापान ने कुछ आइलैंड्स के नाम बदल दिए थे। सेनकाकू आइलैंड का नाम बदल दिया था और उस पे चाइना ने भयंकर विरोध किया था। तो ये कारण क्या था कि ये नाम बदला गया और क्या कारण था कि चाइना ने विरोध किया? आज ये समझने की हम कोशिश करेंगे और ये जरूरी क्यों है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। तो सेनकाकू आइलैंड केवल 7 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है जो ईस्ट चाइना सी में पड़ता है। ये वो क्षेत्र है जहां जापान, चाइना, ताइवान ये सारे देश हैं, इसके बीच में कहीं सेनकाकू आइलैंड है। सेनकाकू आइलैंड की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। देखिए साहब, एक जमाना था, 19वीं शताब्दी का वक्त था, जब जापान और चाइना के बीच में इन आइलैंड्स को कहीं ना कहीं एक बाउंड्री की तरह माना जाता था। इनहैबिटेटेड आइलैंड्स थे, यानी यहाँ कोई रहता नहीं था। तो जापान के राजा से रिक्वेस्ट करी गई कि क्यों ना इन आइलैंड्स पे हम कब्जा कर लें, क्योंकि यहाँ कोई रहता तो है नहीं। जापान के राजा इस मामले में थोड़े से रिलक्टेंट थे। उन्होंने कहा नहीं यार, अगर हमने इन पे कब्जा कर लिया तो हो सकता है कि चाइना को बुरा लग जाए। तो ये सोच के इन आइलैंड्स को वहीं के वहीं छोड़ दिया गया। वक्त आगे बढ़ा और हुआ पहला जापान और चाइना का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1894 से 1895 के बीच में। जापान ने इस युद्ध में चाइना को बुरी तरीके से हरा दिया। इतनी बुरी स्थिति हुई कि चाइना को शांति प्रस्ताव देना पड़ा। जब दोनों के बीच में संधि हुई तो चाइना ने फार्मोरा आइलैंड और उसके आसपास का क्षेत्र जापान को दे दिया। अब फार्मोरा आइलैंड, जिसको आज आप ताइवान के नाम से जानते हैं, देखिए आप युद्ध हार गए तो कुछ ना कुछ तो भेंट आपको देनी पड़ेगी जीतने वाले को। तो ये वाला क्षेत्र आपने किसको दे दिया? जापान को दे दिया। अच्छा, यहाँ कहीं ये ढंग से स्पेसिफाई नहीं था कि सेनकाकू आइलैंड इस आसपास के क्षेत्र में आता है कि नहीं। देखिए, जापान ने न केवल चाइना पे हमला किया था, न केवल ताइवान और आसपास के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, बल्कि सेनकाकू आइलैंड पे भी कर लिया था। वो तो सबसे आसान ही था। लेकिन जब ये संधि हुई तो ताइवान का नाम तो लिया गया फार्मोरा आइलैंड के नाम से, लेकिन सेनकाकू आइलैंड का नाम अलग से नहीं लिया गया। चलिए, इस पॉइंट पे हम थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। सर, कुछ सालों बाद चाइना और जापान का दूसरा युद्ध हुआ। ये युद्ध शुरू हुआ 1937 में। इस युद्ध को कहीं ना कहीं जापान की गलती माना गया। कहा गया कि जापान ने जबरदस्ती में युद्ध किया है और इससे अमेरिका जापान से नाराज हो गया। और अमेरिका ने कहा ठीक है सर, आपको जो ऑयल सप्लाई और स्टील सप्लाई हम करते हैं वो हम करना बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जबरदस्ती चाइना पे हमला कर दिया है। अच्छा, अगर जापान की मिलिट्री को आगे बढ़ना है तो उसके लिए ऑयल भी जरूरी है और स्टील भी। उसके बिना वो युद्ध में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। आपको शायद जानकारी होगी कि 1937 में जापान और चाइना का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन 1939 यानी 2 साल के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा अमेरिका नहीं था, लेकिन जापान जो पहले से ही थोड़ा नाराज था अमेरिका से, क्योंकि भाई उन्होंने उनकी ऑयल और स्टील सप्लाई बंद कर दी थी, तो बिना किसी वार्निंग के 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर करके बंदरगाह है अमेरिका का, वहां बिना किसी वार्निंग के बम बरसाने शुरू कर दिया। इस हमले के कारण अमेरिका इतना नाराज हुआ कि वो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन गया और अचानक से चाइना और जापान का युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 का ही हिस्सा बन गया। अचानक से ये दो युद्ध मर्ज हो गए। वक्त आगे निकला, 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिराए और इसके फलस्वरूप जापान ने 2 सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया। अब भाई, अगर जापान सरेंडर कर चुका है यानी जापान तो हार गया, तो जीता कौन? अमेरिका जीता और चाइना जीता। तो जो भी क्षेत्र चाइना के जापान के कब्जे में थे वो उनको वापस करने पड़ेंगे। तो फार्मोरा आइलैंड यानी ताइवान और जो आसपास का क्षेत्र था वो वापस किसके पास चला गया? वो चला गया चाइना के पास। इसमें सेनकाकू आइलैंड नहीं था, यानी सेनकाकू आइलैंड अभी भी किसके पास है? कहीं ना कहीं वो जापान के कब्जे में। अच्छा, क्योंकि जापान हार चुका था तो जापान के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। तो ये सारे क्षेत्र, सेनकाकू आइलैंड जैसे क्षेत्रों को अब यूएस ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1945 से 1972 तक ये सारे के सारे क्षेत्र किसके कब्जे में है? अमेरिका के। ठीक है, क्या इस पे चाइना ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ठीक है, 1949 चाइना के अंदर गृह युद्ध चल रहा था और चाइना के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा बना चाइना, एक हिस्सा बना ताइवान। चाइना ने कहा कि हम ओरिजिनल चाइना है, ताइवान ने कहा हम ओरिजिनल चाइना है। तो दोनों के बीच में हिस्सा चल रहा है, कोई बात नहीं। यानी अब 3 पार्टियां हो गई हैं बाजार में। एक है आपका जापान, एक है चाइना, एक है ताइवान।
आगे चलते हैं। तो 1970s तक किसी ने भी इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि सेनकाकू आइलैंड का मालिक कौन है। यहां तक कि अगर आप चाइना के अंतर्गत आने वाले न्यूज़पेपर्स देखें, वहां के गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स देखें, वहां के मैप्स देखें, हर जगह सेनकाकू आइलैंड लिखा जा रहा था और हर जगह लिखा जा रहा था कि ये क्षेत्र किसका है सर, ये क्षेत्र जापान का है। यानी इस पे अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चीजें बदली 1968 में। 1968 में अचानक से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि शायद सेनकाकू आइलैंड में ऑयल रिजर्व्स हैं, और अचानक से चाइना और ताइवान की आंखें खुल गई और उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा सर ये तो हमारा आइलैंड है, ये तो वो हिस्सा है चाइना का जो जापान ने जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया था जब हम पहला युद्ध हारे थे, और सेकंड युद्ध जब हम जीते तो इसको वापस करना चाहिए था। तो आपने ताइवान तो वापस कर दिया था, ये वाला भी वापस करो। अच्छा, दो लोग मांग रहे हैं, चाइना अलग मांग रहा है और ताइवान अलग मांग रहा है, और नाम चेंज कर दिया। ये सेनकाकू आइलैंड अब ये नहीं बोलेंगे, इन्होंने अपने अपने अलग अलग नाम रख दिए, हम उन नामों में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो स्थिति ये है कि अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जापान मालिक है सेनकाकू आइलैंड का, लेकिन अचानक से जैसे ही पता चला वहां ऑयल रिजर्व होने की संभावना है, ताइवान भी इंटरेस्टेड है और चाइना भी इंटरेस्टेड है। इसका रिप्लाई दिया जापान ने कहा कि देखो 1945 में जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारे, तब से इन आइलैंड्स पे हमारे नाम पे यूएसए अधिकार करके बैठा हुआ था। 1972 तक उसने अधिकार करा हुआ था, तब तक आप कहां थे? आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? आपको तब तक कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अचानक से तकलीफ आपकी पैदा हो गई क्योंकि अब आपको वहां ऑयल दिख रहा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात करेंगे। एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए, किसी भी देश की बाउंड्री कहां तक मानी जाए? तो देखिए, एक फिजिकल बाउंड्री होती है जहां तक जमीन है, अब लेकिन उसके आगे समुद्र है, तो समुद्र किसका हिस्सा है? तो ऐसा माना जाता है कोई भी देश जो समुद्र की सीमा से लगता है 200 नॉटिकल माइल तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यानी वो क्षेत्र जहां किसी भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स पे उस देश का अधिकार है। वहां पे चाहे वो गैस का खनन करे, चाहे वो वहां पे फिशरीज करे, वहां से निकलने वाले जो जहाज है उसको कहीं ना कहीं इस देश की इजाजत लेनी पड़ेगी। एक नॉटिकल माइल यानी 1.852 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी 200 नॉटिकल माइल करीबन करीबन 370 किलोमीटर। तो सेनकाकू आइलैंड के आसपास भी ये क्षेत्र माना जाएगा, और ये क्षेत्र किसका माना जाएगा? जो उसका मालिक है। प्रॉब्लम तो शुरू हो चुकी थी 1970 के आसपास, लेकिन देखिए बड़े देश क्या काम करते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों को कई बार दरकिनार कर देते हैं ताकि बड़े बड़े जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो खराब ना हो। तो 1995 में चाइना और जापान के बीच में फिशिंग को लेके एक एग्रीमेंट हुआ। तो सेनकाकू आइलैंड की जानबूझ के बात नहीं की गई। चाइना ने जानबूझ के सेनकाकू आइलैंड का जिक्र नहीं किया, और जापान ने कहा कि चलिए अगर सेनकाकू के आइलैंड के आसपास के क्षेत्र में चाइना फिशिंग कर भी ले तो हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। यानी दोनों ने इस इश्यू पे उस टाइम बात करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन हाल ही के दिनों में चीजें बदल गई। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, उसके कारण भारत और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ रहा था, और इसका फायदा उठाया जापान ने अचानक से सेनकाकू आइलैंड के कुछ क्षेत्रों का नाम बदल दिया। अब सर नाम कौन बदलेगा? जो मालिक है। तो जैसे ही मैंने नाम बदला, अचानक से मैंने अपनी अथॉरिटी सिद्ध कर दी कि ये आइलैंड मेरा, तभी मैंने नाम बदला है। और इस पे किसको ऑब्जेक्शन होगा? जाहिर सी बात है चाइना को भी होगा और ताइवान को भी होगा, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं अभी बटा हुआ है, कहीं ना कहीं वो बहुत सारी जगहों से घिरा हुआ है। तो शायद जापान को लगा ये सही वक्त है चाइना पे प्रेशर बनाने का, क्योंकि उसको भारत और चाइना के बीच में विवाद की भी जानकारी है। तो वो जानता है कि चाइना दो फ्रंट्स पे शायद एक साथ नहीं लड़ पाएगा। चाइना भी पीछे बैठने वाला नहीं था। तो अभी कुछ वक्त पहले एक न्यूज आई है कि अंडर वाटर ऐसी 50 फीचर्स हैं जिसको चाइना ने रीनेम कर दिया है। अब इस पे कौन ऑब्जेक्शन उठा रहा है? इस पे जापान उठा रहा है। ठीक है सर, ये विषय इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अपने आप में इंटरनेशनली क्या चल रहा है ये जानना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम और है। यूएसए और जापान का एक पैक्ट है जिसके अंतर्गत अगर जापान पे कभी भी अटैक हुआ तो उसके सपोर्ट में यूएसए की आर्मी आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे पैक्ट होते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि उस पैक्ट में जो क्षेत्र माना गया है जापान का, उसमें सेनकाकू आइलैंड भी है। यानी इन केस चाइना ने कोशिश की इस आइलैंड पे जबरदस्ती कब्जा करने की, यानी अगर उसने इस आइलैंड के आसपास के क्षेत्र पे अटैक किया तो अमेरिका को इस युद्ध में ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और दो न्यूक्लियर स्टेट के बीच में अगर इस प्रकार का एक कन्फ्रंटेशन होता है तो वो दुनिया में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।
तो हो सकता है ये क्षेत्र आने वाले वक्त का एक फ्लैश पॉइंट बन जाए वॉर के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो शायद इस स्थिति पे हमारी नजर होनी जरूरी है और हमें प्रे करना चाहिए कि जैसे इंडिया और चाइना के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो, वैसे ही जापान और चाइना के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म होना जरूरी है। अंत में फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें, हम ताकि बेहतर कंटेंट और बना सकें। शेयर और सब्सक्राइब करें और जब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।